नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज हम पीवाईक्यू जो है पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए नाद में। तो चलिए इस पीवाईक्यू की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और ईयर वाइज देखते हैं कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले जून 2011 में जो क्वेश्चन आया था नाद से संबंधित वो है, यह नाद की विशेषता नहीं होती। एक ऑप्शन है छोटा बड़ापन, उसके बाद ये आ जाएगा ऊंचा नीचापन, है ना, ऊंचा नीचापन, जाति या मात्रा। तो इसमें से देखिए आपने नाद की विशेषता पढ़ी, तो एक होता है छोटा बड़ापन जिसको हम तीव्रता भी बोलते हैं, ठीक, तीव्रता, ठीक। उसके बाद ऊंचा नीचापन जिसको हमने तारता भी बोला, ठीक, जाति अथवा गुण जिसको बोले या जिसको हमने हार्मोनिक्स बोला, या हमने बोला सहायक नाद, जिससे हम पृथक पृथक जो है ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं कि ये तबले की ध्वनि है, ये सितार की ध्वनि है ना। तो वो उसके मटेरियल जिससे भी वो बना है उसके साथ जो सहायक नाद निकल रहे हैं मुख्य नाद के साथ, उसके आधार पे हम उसकी जाति का पता कर सकते हैं ध्वनि का। और तो इसमें क्या बच गया, मात्रा। तो इसका सही आंसर है मात्रा, क्योंकि मात्रा जो है वह नाद से की विशेषता नहीं है, यह उसकी विशेषता से संबंधित नहीं है, ठीक। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा है आंदोलन संख्या का संबंध किससे है। ठीक है, आप ऊपर ईयर देख सकते हैं किस ईयर का है। मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। आंदोलन संख्या का संबंध किससे है, तो नाद के छोटे बड़ेपन से, नाद के ऊंचे नीचेपन से, नाद की जाति से, या नाद के जो है ध्वनि उत्पादक पदार्थ से। ठीक है, तो नाद का जो आंदोलन संख्या है वह संबंधित होता है ऊंचे नीचेपन से। ठीक, कि नाद का आंदोलन संख्या जितना ऊंचा होगा, ध्वनि जो है नाद का आंदोलन संख्या जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ऊंची होगी, आंदोलन संख्या जितना कम होगा ध्वनि इतनी नीची होगी। इसका जो है इसको हम तारता भी बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। उसके बाद पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है, तो पहला ऑप्शन है मूल नाद और सहायक नाद के पारस्परिक संबंध, दूसरा है मंद और मध्य सप्तक, तीसरा है कंपन और आंदोलन संख्या, चौथा है ध्वनि उत्पादक पदार्थ की लंबाई। तो पूर्ण ध्वनि की मधुरता मतलब अगर आप कोई ध्वनि सुन रहे हैं तो वो आपको पूर्ण ध्वनि किस प्रकार से सुनाई देगी, तो पूर्ण ध्वनि आपको जो है कि आपको मूल नाद और सहायक नाद का जो एक सम्मिश्रण हो रहा है आप सुन रहे हैं, तभी आप उस ध्वनि को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सीधे सीधे मूल नाद और सहायक नाद की पारस्परिक संबंध। उसके बाद कौन से माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज है, तो वायु में नहीं होगी, धातु में आप बताइए होगी कि नहीं, काष्ठ में होगी कि नहीं, जल में होगी कि नहीं। तो देखिए वायु के जो कण हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद जल के जो कण हैं वो और पास हो जाएंगे, ठीक। काष्ठ के जो कण हैं वो और पास हो जाएंगे, काष्ठ। और जो धातु है, धातु मतलब मेटल, उसके जो कण है वो एकदम पास में होंगे क्योंकि वह एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु। तो जब इसके कण एकदम पास पास में है तो ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, है ना, बहुत कम टाइम लगेगा, तो वो सबसे तेज ट्रैवल करेगी किसी धातु में। तो इसका आंसर धातु हो गया। उसके बाद प्रतिध्वनि का मुख्य आधार क्या है, तो प्रतिध्वनि मतलब इको, ठीक है। तो इको का आधार क्या है, प्रतिध्वनि का क्या आधार है, तो इसका होगा ध्वनि विवर्तन, मतलब ध्वनि जब टकरा करके वापस आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसको बोलेंगे। तो ये हो गया ध्वनि विवर्तन इसका उत्तर, कि प्रतिध्वनि का जो मुख्य आधार है वह है ध्वनि विवर्तन, ठीक। उसके बाद ध्वनि के विकार को कहते हैं। ध्वनि का विकार अर्थात ध्वनि में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ध्वनि का ऊंचा नीचापन आ जाना, ध्वनि का तेज धीमा हो जाना, है ना, मतलब ध्वनि को हम विकार उसमें पैदा कर रहे हैं, मतलब हम साउंड को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन का जो प्राचीन नाम है
जो हमारे ग्रंथों में मिलता है उसको हम बोलते हैं काकू। ठीक, तो ध्वनि के विकार को कहते हैं काकू, है ना। इसके 6 प्रकार के हो, ये 6, जो काकू है वह 6 प्रकार का होता है। उसके बाद इसमें से आपको ये अभिकथन और कथन का प्रश्न आ गया। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको दोनों जो कथन है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो प की आंदोलन संख्या 360 होगी। ठीक है, अब इसका तर्क या रीज़न क्या दे रहा है। पंचम को अचल स्वर माना गया है, सा की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। तो ये जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब जब आप किसी का सा चेंज कर रहे हैं तो जो प भी है उस सा का, वह भी आगे या पीछे जा सकता है। जिस प्रकार से आपने अगर सा को मान लीजिए 300 पे मान लिया, तो उसी रेशियो में जो रेशियो आपका 240 और 360 के बीच बैठता है ना, वही रेशियो आपका 300 अगर आप मानते हैं तो उस प का भी चेंज होना चाहिए। अगर प 360 पे ही है तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये जो दूसरा कथन है, रीज़न है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही पर आर गलत। उसके बाद समान लंबाई, मोटाई व खिंचाव के लोहे व पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी। तो इसका आंसर है पीतल की आवृत्ति कम होगी, क्योंकि अगर समान लंबाई, मोटाई व खिंचाव का लोहे का तार है तो उसमें पीतल का जो आंदोलन संख्या है वो कम, वो क्योंकि पीतल जो है थोड़ा नीचे बजेगा, क्योंकि उसमें जो खिंचाव की क्षमता है वो अभी और ज़्यादा है ना। लोहे की खिंचाव की क्षमता कम है, इस वजह से जो पीतल जो है वह उसकी आंदोलन संख्या कम होगी और लोहे का जो तार है उसकी आंदोलन संख्या ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से संगीत का स्रोत कौन सा है। तो ये इसका आंसर आप जानते हैं नाद है, क्योंकि नाद को ही ध्वनि का स्रोत बोला गया, संपूर्ण जगत का स्रोत बोला गया, और संगीत का स्रोत भी नाद है, जो कि इसमें से अगर स्पेसिफिक पूछे तो आहत नाद जो है वह संगीत का स्रोत है। ठीक, तो इसका आंसर नाद हो जाएगा, ए आंसर नाद। उसके बाद जब मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाए तब उसे कहते हैं अनुनाद। ठीक, जब मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन, ठीक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस। ठीक, इसका उदाहरण क्या है कि जब तानपुरे के 2 तार को आप बिल्कुल समान स्वरों में मिला दें, ठीक है, तब जब आप एक तार को छेड़ेंगे, एक षड्ज को छेड़ेंगे, है ना, जोड़ी के जो तार होते हैं उनको अगर आपने दोनों सा को एकदम एक जैसा मिला दिया, तो एक तार को जब आप छोड़े तो अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण जो दूसरा तार है वो स्वतः ही वाइब्रेट होगा, क्योंकि उसका जो मुक्त कंपन है ना, उस और उसका जो प्रेरित कंपन है वो दोनों मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो बिना उसे खुद से वाइब्रेट किए, केवल उसका अगर उसको वाइब्रेशन मिलता है, एक्सटर्नल वाइब्रेशन मिलता है किसी और माध्यम से, तो भी वह स्वतः ही वाइब्रेट करेगा, जिसका उदाहरण है रेजोनेंस और अनुनाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुनाद। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2019 जून में पूछा गया था और नवंबर 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन एवं प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुनाद या रेजोनेंस। नाद के कितने भेद माने गए हैं। तो नाद के 8 माने गए हैं, 6 माने गए हैं, 3 माने गए या 5 माने गए। तो देखिए कुछ लोग 3 लगा सकते हैं ये सोच के कि नाद का तीव्रता, नाद की तारता और नाद की जाति, लेकिन वह क्या है, नाद की विशेषता है। तो जब अगर आप 3 लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो नाद के आप कहेंगे कि 2 प्रकार होते हैं, तो मैंने ये भी बताया था कि 2 प्रकार के साथ साथ 5 प्रकार भी माने जाते हैं, है ना, नखज, वायु, चर्मज, लोहज और शरीरज। ठीक है, तो आप उसको 5 लगाएंगे। इसका मैंने एक और बताया था, सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, पुष्ट नाद, अपुष्ट नाद और कृत्रिम नाद। तो ये वाला भी एक आपका नाद का प्रकार हो गया जो कि 5 प्रकार का है। तो ऑप्शन में अगर 2 नहीं है तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। किसी भी सभागृह के श्रवण कसौटी निर्भर करती है। श्रवण कसौटी मतलब आप कितना सुन पा रहे हैं, आप धीमा सुन पा रहे हैं, तेज सुन पा रहे हैं। और जहाँ धीमा और तेज सुनने की बात आती है तो क्या हो जाता है, नाद की तीव्रता से संबंधित है।
या फिर नाद के छोटे बड़ेपन से, कि नाद कितना छोटा है, नाद कितना बड़ा है। ठीक, तो छोटा बड़ापन को हम तीव्रता भी बोलते हैं। इसमें आंसर में देखिए कहीं तीव्रता दिख रहा है, तो ध्वनि की तीव्रता पर पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था नाद से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे ही करके हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। आप प्रत्येक वीडियो के जो सेकंड पार्ट है उसमें आप पीवाईक्यू को आप देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप चैट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।